1946 का साल जब हिंदुस्तान की धरती आज़ादी की जंग के आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन कलकत्ता की तंग गलियों और चौराहों पर एक अलग ही आग भड़क रही थी। विभाजन की आग, नफरत की आग। इस आग में कलकत्ता को जलने से बचाने की कहानी है एक साधारण मटन विक्रेता की, जिसे इतिहास गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा के नाम से जानता है। यह कहानी है साहस, बलिदान और एक अनजान नायक की, जिसने अपने दम पर कलकत्ता को एक बड़े संकट से निकाला। उस दौर में भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन बंगाल के भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे थे। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था कि पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत था, लेकिन कलकत्ता, 24 परगना, हावड़ा और हुगली जैसे इलाके हिंदू बहुल थे। ये इलाके न सिर्फ आबादी में हिंदू बहुल थे, बल्कि बंगाल की औद्योगिक ताकत का केंद्र भी थे। जिन्ना को यकीन था कि अगर पाकिस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनना है तो इन औद्योगिक क्षेत्रों को हथियाना ज़रूरी है। जनवरी 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने बंगाल में 119 में से 113 सीटें जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी बने बंगाल के प्रधानमंत्री और उन्होंने पुलिस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यह वह दौर था जब जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था। बंगाल, जहां मुस्लिम लीग का शासन था, उनकी ताकत का मंच बनने वाला था। सोहरावर्दी ने इस दिन पूर्ण हड़ताल और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। हिंदुओं को यह जबरदस्ती लगा और कई कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। मुस्लिम लीग के मुखपत्र द स्टार ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को एक ऐसा लेख छापा जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेख में मुसलमानों को रमजान के महीने की याद दिलाई गई। वही रमजान जब बद्र की लड़ाई हुई थी, जब 10,000 मुसलमानों ने पैगंबर के साथ मिलकर मक्का जीता था। लेख ने अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को उकसाया कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हिंदुओं यानी कि काफिरों का खात्मा कर दो। यह संदेश साफ था कि हिंदू कायर हैं, वे मुसलमानों से नहीं जीत पाएंगे। अगर हमला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। 16 अगस्त को कलकत्ता के औचीरा मैदान में सोहरावर्दी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा हुई। लाखों की भीड़ जुटी। सोहरावर्दी ने साफ कहा, पुलिस और सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह दंगाइयों के लिए खुला न्योता था। मस्जिदों में मौलवियों ने उग्र भाषण दिए और जैसे ही सभा खत्म हुई, कलकत्ता की सड़कों पर खून की होलियां शुरू हो गई। हिंदू दुकानदारों की हत्या, उनकी दुकानों में आग और लूटपाट, शहर में आतंक का तांडव मच गया। 17 अगस्त का दिन कलकत्ता के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। उस दिन हिंसा अपने चरम पर थी। लीची बागान में उड़िया मजदूरों पर हमला हुआ। केशोराम कॉटन मिल्स में 600 उड़िया मजदूरों को बेरहमी से मार दिया गया। अनुमान है कि उस दिन करीब 10,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी। हावड़ा ब्रिज पर भागते हिंदुओं की भीड़ थी, लेकिन कई को रास्ते में ही मार दिया गया। कुछ लोग हुगली नदी पार करने की कोशिश में डूब गए। पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग के नेता पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे थे। दंगाइयों को खुली छूट दी जा रही थी। लेकिन अगली सुबह कलकत्ता की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था। हिंदुओं का गुस्सा उबलने लगा था। इस प्रतिरोध का नेतृत्व किया गोपाल चंद्र मुखर्जी ने, जिन्हें उनके मटन के कारोबार की वजह से लोग गोपाल पाठा कहते थे। गोपाल कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे। उनके पास भारतीय जातीय वाहिनी नाम का एक संगठन था, जिसमें 500 से 800 पहलवान और नौजवान शामिल थे। ये वो लोग थे जो अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। गोपाल ने देखा कि पुलिस निष्क्रिय है और मुस्लिम लीग की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और साफ कहा, अब हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। अगर चुप रहे तो कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। गोपाल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुटाए गए हथियार निकाले। अमेरिकी सैनिकों से पिस्तौल, कारतूस और ग्रेनेड भी जुटाए गए। 18 अगस्त को गोपाल और उनके साथियों ने पलटवार की योजना बनाई। जब मुस्लिम लीग के गुंडे हिंदू इलाकों पर हमला करने आए तो उन्हें गोपाल पाठा का प्रचंड प्रतिरोध झेलना पड़ा। हिंदुओं ने न सिर्फ अपने इलाकों की रक्षा की, बल्कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में घुसकर उन दंगाइयों को सबक सिखाया जो हिंदुओं का खून बहा रहे थे। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कई सदस्य मारे गए, लेकिन गोपाल ने साफ आदेश दिया था, कोई महिला, बच्चा या निर्दोष नहीं मरना चाहिए। यह उनकी नैतिकता थी जो उन्हें एक सच्चा नायक बनाती है। भोपाल के साथ
जुगल चंद्र घोष और प्रसिद्ध पहलवान बसंता जैसे लोग थे। इनमें ज़्यादातर ताकत बंगाली दलितों, यूपी, बिहार और उड़ीसा से आए मजदूरों की थी। 3 दिन तक यह प्रचंड प्रतिरोध चला। 20 अगस्त तक मुस्लिम लीग का दंभ टूट चुका था। उनकी मौतों का आंकड़ा हिंदुओं से ज़्यादा हो गया था। सुहरावर्दी को अब अपनी हार नजर आने लगी। उसने अपनी सरकार और साख बचाने के लिए अपने विश्वास पात्र जीजी अजमेरी और शेख मुजीबर रहमान को गोपाल पाठा से शांति की गुहार लगाने के लिए भेजा। गोपाल ने साफ शर्त रखी, पहले मुस्लिम लीग हिंदुओं पर हमला रोकेगी। सुहरावर्दी को झुकना पड़ा। 21 अगस्त को उनकी सरकार बर्खास्त हो गई और ब्रिटिश सेना ने दंगे शांत किए। लेकिन कलकत्ता की यह हिंसा बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई थी। गोपाल ने अपने संगठन को बनाए रखा ताकि हिंदुओं की रक्षा हो सके। 1947 में जब महात्मा गांधी बंगाल आए और दंगे रोकने की कोशिश की गई तो कई लोग उनके सामने हथियार डाल रहे थे। गोपाल को भी बुलाया गया, लेकिन गोपाल कोई गांधीवादी नेता नहीं थे। 1997 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, गांधी जी ने मुझे 3 बार बुलाया, मैं नहीं गया। आखिर में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुछ हथियार तो जमा कर दो। मैं गया, लेकिन मैंने देखा कि लोग वहाँ बेकार के हथियार जमा कर रहे थे। गांधी जी के सचिव ने कहा, गोपाल तुम अपने हथियार क्यों नहीं सौंपते? तो गोपाल ने जवाब दिया, इन हथियारों से मैंने अपने इलाके की महिलाओं और बच्चों की रक्षा की है, मैं इन्हें नहीं सौंप सकता। गोपाल ने गांधी जी से सवाल किया, जब कलकत्ता का यह हत्याकांड हो रहा था तो आप कहाँ थे? गोपाल ने कहा, अगर मैंने कील से भी किसी को मारा हो तो मैं वह कील भी नहीं सौंपूंगा। उनकी यह बेबाकी इतिहास के पन्नों में भुला दी गई, लेकिन कलकत्ता की गलियां आज भी गोपाल पाठा की गाथाएं गाती है। दोस्तों, ये थी गोपाल पाठा की कहानी। एक साधारण इंसान जिसने असाधारण साहस से कलकत्ता को बचा लिया। उन्होंने न सिर्फ अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि एक संदेश दिया कि जब भी मातृभूमि पर संकट आए तो चुप रहना एक कायरता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसे अनगिनत नायक छिपे हैं जिनकी कहानियाँ हमें प्रेरित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए अपने इतिहास के इन अनसुने नायकों को याद करें। जय हिंद, जय भारत।